नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया, आपके साथ स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्टेडियम और प्रस्तावित आईएसबीटी स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम के बाकी बचे कार्य को कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द लगभग मार्च 2019 तक आधे अधूरे पड़े कामों को पूरा कर लिया जाए। उनके मुताबिक सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है, लिहाजा जो भी बड़े प्रोजेक्ट राज्य में चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। प्रस्तावित आईएसबीटी के मामले पर उन्होंने कहा कि जल्द ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि राज्य में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए वन भूमि का हस्तांतरण होना जरूरी है और सरकार की प्राथमिकता भी यही है कि मुख्य सचिव के निरीक्षण के दौरान जिले के सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहें। ऐसी धारणा कैसे बन रही है मुझे नहीं पता है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण हमारे कार्य हैं उनमें पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है और कहीं से भी धन की कमी की वजह से कोई योजना रुकी नहीं है। आपने देखा है कि हमारे जितने भी जैसे महत्वपूर्ण चार धाम रोड है वो उसका कार्य चल रहा है, रेलवे का कार्य है वो तेजी से चल रहा है, इस स्टेडियम का कार्य भी हम मार्च 2019 तक पूरा करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी जन उपयोगी योजनाएं हैं उसमें पर्याप्त धन हमने विभागों को, जिलों को उपलब्ध कराया है और ऐसी कोई समस्या नहीं है। रुड़की देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर सालियार के पास कॉलेज है, जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं का कॉलेज प्रबंधन के साथ बढ़ी हुई फीस वापस न देने को लेकर विवाद चल रहा है। 9 अक्टूबर को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल का आदेश हुआ था कि जिन मेडिकल छात्र छात्राओं से 80,000 से अधिक फीस कॉलेज प्रबंधन द्वारा ली गई है उसे तुरंत वापसी की जाए। विशंबर शाह ने छात्र छात्राओं से 2,15,000 रुपए लिए हैं, जिन्हें वापसी करने में अब कॉलेज 3-5 कर रहा है। कई बार कॉलेज प्रबंधन ने झूठी आश्वासन देकर छात्र छात्राओं को टरका दिया, लेकिन अब छात्र छात्राओं ने आर पार की लड़ाई का मन बनाते हुए कॉलेज गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। को बोल रहे हैं कि हमें जो भी हमने मांगा है, जो भी हमने उनसे कहा है वो हमें लिखित रूप में दे दें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो हमें मतलब डेट बाई डेट देते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग ज़्यादा बोलते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि हमें फेल कर दिया जाएगा या बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह से हम बीएमएस के छात्र छात्राएं यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी फीस वृद्धि कर दी गई है, जो कि पहले 80,000 थी उसे बढ़ा के 2,15,000 कर दिया गया है। अब तो स्कूल प्रशासन से क्या चाहते हैं आप, किस तरह का आश्वासन चाहते हैं? कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है और उन आदेशानुसार हमारी फीस 80,000 की जाए और जल्द से जल्द हमारी फीस वापस की जाए। इसलिए हम उनसे एक रिटन में एक लेटर चाहते हैं, वो हमें लिख के नहीं दे रहे हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं और हमें धमकी भी दे रहे हैं कि वो हमें कॉलेज से निकाल देंगे या फिर हमें फेल कर देंगे। इस तरह से वो हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को भी फोन करके बोल रहे हैं आपका बच्चा बाहर बैठा हुआ है भूखा प्यासा और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और हमने उनको बोला है बात की है, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोर्ट का फीस वापसी का प्रकरण है सभी कॉलेजों का, उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का। तो उसमें बच्चों की जो मांग थे हमें कहते हैं ठीक है, जो परम समिति हमारी जो है 4 तारीख को बैठक लेगी, बैठक बुला लिया हमने, उसमें जो डिसीजन होगा आपको बता देंगे हम। तो बच्चों को हमने लिख के देने के तैयार हैं और बच्चे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल की सिग्नेचर होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल आज है नहीं हमारे, पढ़ना चाह रहे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मैं लिख के दे देता हूँ, कोई परम समिति लिख के दे देगी जो हमारा कोई मेंबर है। तो वो उस बात को कह रहे हैं नहीं, वो चीज़ करे बैठे प्रिंसिपल लिख वो कल आएंगे। तो वो बच्चे अब आपके सामने सर छात्रों का कहना है कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है कि अगर आप ऐसा क्यों वार्निंग देंगे? तो हमारे पास है क्या वार्निंग देने के लिए? बच्चों ने फीस जमा करी, क्लास चल रही है, बच्चों का तो दिल पूरा हो गया, बच्चों की परीक्षा बाहर होती है, सेंटर बाहर होते हैं, सब चीज़ें वहाँ पर क्या है। 15 साल से कॉलेज चल रहा है हमारा। लेकिन सर उनके पास में वीडियो उन्होंने वायरल की है, उनको धमकाया जाता है। ऐसा कोई मेरे प्रकरण में सामने नहीं आया। उस पर फॉलो नहीं होगा जब तक कोई फैसला नहीं आता है। अगर वो नहीं फॉलो होता है तब आप एप्लीकेशन दोगे ना। तो सर सारे कॉलेजेस में दी जा रही है, सर तो वो एप्लीकेशन नॉर्मली एप्लीकेशन लगा रहे। चुप यार, सारे कॉलेज साहब भूल जाओ आप। सर जो सारे कॉलेज का हिसाब हटा दो। हम तो बस एक मेरा वो क्या कहा बेटा, मैंने क्या कहा फॉर्मल एप्लीकेशन। चलो सारे कॉलेज का हिसाब हटा दो। मैं अब भी आपको समझा रहा, सामने ना हो, समझदारी इसमें ही है। तुम्हें जैसे डूबना ही है तो बस सामने आ जाओ। मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें बातों में। पतंजलि में देखा क्या हुआ? देखा पतंजलि में बच्चों बाहर निकाल दिया। पता पतंजलि का हाल पता? सर पूछना पतंजलि के बच्चों से, जो तू सब पूछ के आया पतंजलि के बच्चों से पूछ तुम्हारे साथ क्या हुआ। सर रेस्टिकेट किए गए थे 8 बच्चे। 8 नहीं, पूछ के आइयो कितने? 18 किए थे शायद। पूछते पहले पूरी होगी ना तब पता करना, समझे? हम ये नहीं कह रहे। यार बात ये कोर्ट का ऑर्डर हटा दो ना, तो तुम कोर्ट के हिसाब से चलोगे ना, दिमाग में चलाओगे तो हम सबसे दूर हो जाओगे। मैं बता रहा तुम्हें, अभी
ये जो होगा सबके साथ ही होगा, जो होगा। देखो तुम भी पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे, लेकिन इतना मैं कह रहा ज्यादा दिमाग यूज करो के ये बस नहीं कर पाने क्या तुम, जो तुम क्या तुम बच्चे हो क्या, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं हो, गलत फहमी। इतना बड़ा संस्था चला रहे फार्मेसी, किसी बच्चे से पता कर लो, सारा हमारे बेटा पत्ता नहीं हिलता, तुम्हारी क्या हस्ती, कहीं फिर लो तुम जाओ, ठीक है, कहीं हस्ती नहीं तुम्हारी, जो ये फिर रहे लेके कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए सारा तुम्हारा सेंटर बाहर जा रहा है, आपकी बार ये रखा नहीं तुम्हारा सेंटर में, इसलिए परसों गए थे सेंटर से बाहर हुई, सेंटर बाहर भेजो उनका, यहाँ रखो ना सेंटर, अपना नासुम अपना खुद चाह रहे, यहाँ सेंटर यहाँ पे होता 10 नंबर की हेल्प हो रही तो तुम्हारी होती हेल्प, बाकी किसी हेल्प नहीं होती। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में खेल गेम फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से 18वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 350 खिलाड़ी पहुंचे। 3 दिन तक चलने वाले इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सूबे के 10 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, अंडर 14 और अंडर 19। पहले और दूसरे दिन 10 जिलों के लोग मैच कराए जा रहे हैं, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। वहीं आयोजक समिति का कहना है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 जिलों से छात्राओं की अलग अलग टीम रुद्रपुर पहुंची है। 18वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता चल रही है। इसमें गर्ल्स बॉयज़ अंडर 19 और अंडर 14 की प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को 3 दिन में हमने समाप्त करना है। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। इसमें हमारे उत्तराखंड के 10 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं विभिन्न वर्गों में। लगभग सर कितने खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर लगभग हमारे उसमें 350 करीब खिलाड़ी आए हुए हैं, बालक और बालिकाएं। और सर यहाँ से चयन होकर कहाँ जाएंगे? यहाँ से नेशनल स्तर पर जाएंगे। ये जो चयनित होंगे, जो इसमें बेस्ट प्लेयर होगा उनका चयन किया जाएगा। चयन समिति हमारी बनी हुई है, वो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। जो बेस्ट होंगे उनके 12 खिलाड़ियों का चयन करेंगे हर वर्ग में, और वो इंडिया लेवल पर खेलेंगे। फहीम हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 4 नवंबर को उन्नाव जिले के अजगेनी थाना क्षेत्र में वाहन चालक का शव मिला था। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसके बाद 2 आरोपी सहित इनोवा गाड़ी और अन्य सामान बरामद किए गए। आरोपी ने खुलासा किया कि 2 नवंबर को गाड़ी बुक कर इलाहाबाद से ले गए थे। टीम हमारे द्वारा गठित की गई थी, जिसमें सभी टीमों ने काफ़ी मेहनत की। मतलब ये काफ़ी मेहनत का काम था और एक बहुत ही अच्छा खुलासा हमारी जनपद। सर क्या क्या बरामद किया गया है? देखिए, इसमें जो वाहन जो लूट में गया था, इनोवा गाड़ी, वो पुलिस ने बरामद कर ली है। साथ ही साथ में जो तमंचे वगैरह जो इनके द्वारा अभी यूज़ किए गए थे, जो रखे थे उनके पास में, वो हमने बरामद कर लिया। जोशीमठ और नगर पालिका क्षेत्र का सीमा गांव अलकनंदा के तट पर बसा है, जहां एक और अलकनंदा का तट इस गांव की भूमि में अपनी ओर बह रहा है, तो वहीं औली से बहने वाली नाला एक गांव की तरह चारों तरफ भारी मात्रा में कटान कर रहा है और सामने से बार बार हाथी पहाड़ के टूटने से गांव के मकानों पर भारी मात्रा में दरार पड़ रही है। साथ ही कृषि योग्य भूमि पर दिन नदी की तरह समा रही है। गाँव के निवासी सूरज सकलानी की माने तो उनके गाँव में 10 से 15 परिवार निवास करते हैं, लेकिन आज गाँव में एक ही बुजुर्ग है जो कि गांव में रहता है। साथ ही अन्य लोग गांव को छोड़कर इधर उधर बस गए हैं। पर यहां आज तक शासन प्रशासन से लेकर कोई भी जनप्रतिनिधि गांव की सुध लेने नहीं आया। एसडीएम जोशीमठ ने बताया कि लामबगड़, पांडुकेश्वर और सीमा गांव आपदा के बाद से काफी खतरनाक स्थिति में हैं और यहां पर जल्द ही सुरक्षा दीवार का काम किया जाएगा। बरसात होती है, यहाँ पे जो है ऊपर से जो है पानी का नाला बहता है और इधर से जो नदी कटान करती है। यहाँ पे जो है पहाड़ भी टूटता है। यहाँ पे जो हम पहले जो है आज से पहले जो है 15-20 परिवार यहाँ पे रहते थे। आज के जो है हम यहाँ से प्लान करके जो है कहीं दूसरी जगह बस गए, फिर भी यहाँ पे मकानों पे पूरी दरारें पड़ चुकी है और अभी भी यहाँ पे जो है रास्ता हमारा बिल्कुल खंडित हो चुका है। पूरा धारा चूरा सब खंडित हो चुका है। यहाँ पे जो है बिल्कुल बैकली व्यवस्था में हम अभी भी यहाँ पे रह चुके हैं। वाला जो क्षेत्र है उसमें लगातार भूधसाव की समस्या है और इसमें जो है बीआरओ के द्वारा भी इसमें भूधसाव की समस्या बताई गई है, जो कि राजमार्ग के बनाए जाने में भी दिक्कतें वहां पर पैदा हुई हैं। इस संबंध में सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि जो भी ऐसे चिन्हित स्थल है उन पर जो है आगमन गठित करते हुए जो है आगमन जो है प्रशासन के माध्यम से।
हरिद्वार में स्पर्श गंगा अभियान के तहत गंगा स्वच्छता के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से शुरू हुई इस रैली का समापन हरिद्वार के वीआईपी घाट पर किया गया। वीआईपी घाट पर आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि पोखरियाल समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि जल्द ही गंगा स्वच्छ और निर्मल होने वाली है। मुनि महाराज ने कहा कि गंगा स्वच्छता ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर सभी लोग गंगा स्वच्छता के लिए अपना योगदान देना शुरू कर दें तो अगले 6 महीने के अंदर गंगा जहां जहां नाले बह रहे हैं वहां झरने की तरह दिखाई देगी। वैसे भी स्पर्श गंगा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू किया है। दुनिया के लगभग 12 देश भी उससे जुड़े हैं और हरिद्वार, ऋषिकेश हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, बनारस हो, पटना हो, कलकत्ता हो और चाहे उत्तरकाशी और गंगोत्री हो, हजारों लोग प्रति रविवार को गंगा में आकर के उसकी सफाई का अभियान कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। गंगा और उसमें जुड़ने वाली जितनी जलधाराएं हैं उनका संरक्षण और संवर्धन का काम चल रहा है। मुझे भरोसा है कि लोग जब स्वयं ही गंगा को सफाई के लिए आगे आएंगे तो गंदगी करने वाले न केवल शर्मिंदा होंगे बल्कि वो भी गंगा की सफाई में अपना अभियान शुरू कर देंगे। और ये बहुत बड़ा अभियान है और इस देश का, क्योंकि गंगा हमारी मान है, शान है, प्राण है, पहचान है। गंगा हमारी, हमने उसको माँ माना है और वो हमको पोसती है, पालती है और उसका जल वैसे भी बहुत पवित्र है, अमृत है। और इसलिए गंगा का संरक्षण न केवल इस देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। काशीपुर में देर रात सड़क दुर्घटना में लेपर्ड कैट के नर शावक की मौत हो गई। दरअसल मामला कुंडेश्वरी खरमासा रोड पर ग्राम पच्चाबाला के पास का है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से नर लेपर्ड कैट की मौत हो गई। मृतक नर शावक की उम्र 3 से 4 साल बताई जा रही है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लेपर्ड कैट के मृत नर शावक के शव को कब्जे में लेकर काशीपुर वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय ले आई, जहां उसका पंचनामा भरने के बाद उसे शव को दफना दिया गया। मृत अवस्था में आज दिनांक 29/11/18 को पिज्जावाला गांव में सुबह प्रातः गश्त के दौरान एक्सीडेंट में मरा हुआ ये लेपर्ड कैट मिला, जिसको कि हम वहां पर पंचनामा करके यहाँ को ले आए हैं, काशीपुर रेंज में रखा है और इसको दफनाने के लिए ले आ रहे हैं। सर इसकी क्या उम्र रही होगी और जो है क्या लग रहा है कारण इसकी मौत का? मौत का कारण एक्सीडेंट का लग रहा है गाड़ी से और इसका उम्र होगी 3 से 4 साल। काशीपुर में शिक्षा विभाग ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए 15 विद्यालयों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी है। बता दें कि काशीपुर क्षेत्र में पिछले लंबे समय से कई विद्यालय मानकों के अनुरूप नहीं चल रहे थे, जिस पर शिक्षा विभाग ने कई बार विद्यालयों को नोटिस भेजकर उन्हें अपनी कमियों को सुधारने के लिए निर्देशित किया था, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी RS नेगी ने कार्रवाई करते हुए 15 विद्यालयों को चिन्हित किया और ये भी कहा कि विद्यालय संचालक को कई बार मानक पूर्ण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन विद्यालय संचालन अपनी हर धर्मता के बाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शौचालय में गंदगी, कक्षा कक्ष छोटे, CCTV कैमरे न होने समेत कई तरह की कमियां हैं। जल्द ही जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर इन विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें 15 विद्यालयों के बारे में ये बताया गया था कि जो बिना मानक के चल रहे हैं, तो उनमें हमने संबंधित जो एक जांच टीम बनाई थी और उसके द्वारा जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां विद्यालयों में जो मिली हैं, जैसे कहीं मानकानुसार कक्ष नहीं है, मानकानुसार कहीं सामग्री नहीं है या टीचर्स अनट्रेंड हैं। तो उसके बारे में हमने एक विस्तृत रिपोर्ट 15 विद्यालयों की वो सम्मानित हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दी है। सितारगंज के जियो कंपनी में अंडरग्राउंड केबल बिछाने का कार्य चल रहा था। जियो कंपनी ने टाइल रोड पर कई जगह गड्ढे खोदे गए हैं जो अब तक नहीं भरे गए। मशीन ने केबल बिछाने के काम में कई जगह टंकी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते शहर में लोगों को पीने के लिए पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिकाओं का कहना है कि हमने 55,000 का जियो कंपनी को नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर इस काम को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और लापरवाही का खामियाजा आम जनता को इससे भुगतना नहीं पड़ेगा।
जियो कंपनी द्वारा ये एक निर्माण किया गया था, जो कि ये गड्ढे द्वारा अंदर द्वारा पाइपलाइन डाली गई थी और इसमें जब से कम से कम 3 महीने हो गए हैं और ये गड्ढे निपाटे गए हैं। इसमें कई सारी बाइकें गिर गई हैं और लोगों को चोटें लग गई हैं। रात को यहाँ पर मतलब गड्ढे में कई लोग अंधेरे में गिर जाते हैं, जिससे हम लोगों की शिकायत है कि नगर पालिका द्वारा ये गड्ढे पटवाए जाएं ताकि इस रोड को लोगों की व्यवस्था द्वारा ठीक से। जियो मोबाइल वालों ने वो लाइन डालने के लिए वो रोड को वहाँ से तोड़ी थी। तोड़ने के बाद हमने उनको कहा था इसको ठीक करना, लेकिन नहीं गया। उनको लगभग उसका 55,000 का हमने एस्टिमेट बना रखा है और उनको पैसा जमा करने के लिए हमने आदेश कर दिए हैं, पत्र भेज दिया है। जैसे ही वो पैसा आता है तो करवा देंगे। अब मान लिया वो पैसा नहीं देते तब भी हम करवा देंगे, ट्राई कर देंगे। तो उसमें इसीलिए लग रहा है कि वो जियो वालों ने नहीं दिया था। अभी कोई उनके वो आए थे, मैंने उनसे फिर कहा है कि पैसा जमा करो, अन्यथा जो भी उनका सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा और नगर पालिका अपने संसाधन बनाएगी, उसकी फिर भू राजस्व की तरह वसूली कर ली जाएगी उसकी। देहरादून जिले के लाकोई, सहसपुर, हरबटपुर के लगभग 150 उपनल कर्मियों को पिछले 10 महीने से मानदेय न मिलने की राह ताक रहे उपनल कर्मियों का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया, जिसकी वजह से उपनल कर्मी हड़ताल पर चले गए। 3 दिन का कार्य बहिष्कार कर दिया है। पछवादून विकासनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 29 उपनल कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने पर अस्पताल की ओपीडी का संचालन ठप हो गया है। इससे आपातकालीन सेवा, इंडोर वार्ड की सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे हिमाचल से आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि एम्बुलेंस के पहिए जाम होने से गंभीर मरीजों को निजी वाहनों से हायर सेंटर ले जाना पड़ रहा है। जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, ये इसके बारे में मैं कहूँगा, मैं आज आया था, ये हमारे सारे क्षेत्र से लगा हुआ है और सारे गरीब जनता जो है वो यहाँ इलाज के लिए आती है। हिमाचल है, जौनसार बावर है, गढ़वाल है, सारी जगह के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन आज मैंने देखा है सुबह से कि यहाँ बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उपनल की हड़ताल है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी जो डॉक्टर है उनको तो रहना जरूरी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल किसी आज कोई इलाज नहीं चल रहा था जब मैं पहुंचा था यहाँ। तो उपनल और पीआईडी वगैरह की हड़ताल चल रही है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे सुविधाएं मतलब प्रभावित हो रही है, बिल्कुल प्रभावित हो रही है। उपनल से भी प्रभावित हो रही है। उपनल की जो हड़ताल चल रही है उससे भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है। लेकिन जो सरकारी हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ के, उनको तो बैठे रहना ही चाहिए, ताकि इतने दूर से लोग किराया खर्चा करके आते हैं तो वो अपना इलाज अच्छी तरह से करवा सके। उपनल कर्मी जो है हड़ताल पे हैं, कई भी जो मरीज आ रहे हैं, व्यवस्था चरवाई हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों मुझे उपनल कर्मचारियों का एक नोटिस मिला, जिसमें वो अपने वेतन संबंधी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए। इस चिकित्सालय में हमारे पास जो स्वीकृत पद हैं 30 हैं और 30 के अगेंस्ट 30 में से 29 पदों पर उपनल के कर्मचारी तैनात हैं। तो बाकी मेरे पास रेगुलर का एक बंदा बचा, जिसको मैंने आवश्यक सेवाओं के लिए जैसे पोस्टमार्टम और इमरजेंसी, उसके लिए उसकी ड्यूटी लगाई है। इसके साथ साथ जो रेगुलर के मेरे छोटे छोटे अस्पतालों में कर्मचारी तैनात हैं, उनको मैंने कुछ को बुलाया है। लेकिन बहुत सारी जो सेवाएं हैं चिकित्सालय द्वारा मरीजों को दी जाने वाली, जैसे ओपीडी का रजिस्ट्रेशन, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, शुल्क जमा करने वाला जो सरकारी शुल्क का जमा का होता है, इसी तरीके से जितनी वो हैं, एक तरीके से अस्पताल पंगु हो गया है, जिसमें हम सिर्फ इमरजेंसी और आवश्यक सेवाएं ही दे पाए। इसके बारे में हमने विभाग को सूचित कर दिया। उत्तरकाशी की मोरी ब्लॉक में जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना विवादों में घिरती जा रही है। 2 बार हुई जनसुनवाई के बाद अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। यहां पर 44 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को लेकर ग्रामीण और परियोजना अधिकारियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। ग्रामीण अपने हक के लिए परियोजना के अधिकारियों से मांग कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि जमीन के बदले प्रतिकार के अलावा गाँव में पेयजल, चरान चुगान, स्वास्थ्य और शिक्षा की उचित व्यवस्थाएं हों। इधर प्रशासन ने सभी बिंदुओं पर विचार कर ग्रामीणों को भरोसा दिया, लेकिन ग्रामीण मोरी की जगह प्रभावित गांवों में जनसुनवाई की मांग कर रहे हैं। इसका आंसर किया जा रहा है और उसी क्रम में उनकी जो भी मतलब जो उनका शंका या जो डाउट्स हैं उनको पहुंचाया भी जाएगा अप्रोप्रिएट लेवल्स तक और उनके समाधान की कोशिश करेंगे। अच्छा, विवाद तो ऐसा कोई वो नहीं है, लोग अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। उनको यही मौका दिया गया है कि जिन लोगों का भी अखबार में निकला है
अगर उनकी लैंड के रिलेटेड जो उनके मालिक हैं, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन है या किसी का नाम नहीं चढ़ा, किस तरह की उनकी कोई डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, उनको मौका दिया गया है। उसमें जो लोग आना चाहते हैं वो मैक्सिमम लोग आए भी हैं और अपनी बात रख रहे हैं। SDM DM साहब भी आए थे। तो वो जो हर बंदे को उचित मौका दिया जा रहा है। जो भी जिसकी डिमांड होगी वो आगे स्टेट में जाएगी, ओवरऑल उसके ऊपर बाद में कार्य होगा और R&R प्लान जब बनते हैं बाद में इन सब चीज़ों का ध्यान। फिलहाल इस वक्त के उत्तराखंड बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।